हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जो कि 2 से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं सभी को हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। और साथ ही साथ हम लोग करंट अफेयर्स के साथ में हम लोग स्टैटिक जीके को भी देखने वाले हैं। और आज का सेशन सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीकली करंट अफेयर्स या फिर करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने में आ चुका है और फर्स्ट ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे बोल रहा है कि द्विपक्षीय संयुक्त युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे भारत और श्रीलंका। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एक वर्ड है दोस्तों यहाँ पे मित्र शक्ति। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब कभी भी ये युद्ध अभ्यास आएगा दोस्तों तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये हो जाएगा। और आप लोग इसको ट्रिक्स के भी माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे कि राम भगवान श्रीलंका जब गए थे तो उस समय क्या सुग्रीव से क्या किए थे, यहाँ पे दोस्ती किए थे। और क्या बोला जाता है, एक दूसरे उन लोग क्या थे, मित्र थे। तो यहाँ पे कहा जाने से पहले, श्रीलंका जाने से पहले, क्योंकि वहां पे रावण के ऊपर क्या करना था, युद्ध करना था। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास जो है, क्या नाम उसका, मित्र शक्ति, वो किसके किसके बीच में होता है, भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। और इस बार जो 2021 में जो यहाँ पे हुआ दोस्तों, वो कौन सा एडिशन था, वो था आपका 8वां एडिशन, जो कि यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पे इस अभ्यास को किया गया था। ठीक है, तो ये कौन सा संस्करण था, 8वीं संस्करण यहाँ पे किया गया था। अब इस अभ्यास को कब से शुरू किया गया था दोस्तों, तो 2012 से इस चीज को शुरू किया गया था। अब इसके साथ में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज को भी देख लेते हैं। तो सिम्बेक्स किसके किसके बीच में होगा दोस्तों, भारत और सिंगापुर के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं सिम्बेक्स। उसी तरीके से एक्वेरिन, तो ये हो जाएगा आपका भारत और मालदीव के बीच में युद्ध अभ्यास को हम लोग बोलते हैं एक्वेरिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिलिनेक्स। तो ये आपका हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे सिलिनेक्स। यहाँ पे 2 वर्ड आया हुआ है, सिम्बेक्स, तो यहाँ पे देखिए सिम्बेक्स, ठीक है, और एक वर्ड आया हुआ है सिलिनेक्स। तो यहाँ पे देखिए सिम, तो सिम से हो जाएगा आपका सिंगापुर, ठीक है, और यहाँ पे सिली, तो सिली से हो जाएगा आपका श्रीलंका। तो इस तरीके से भी आपको यहाँ पे याद कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं सूर्य किरण। तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। वही बात करते हैं हम लोग शक्ति, तो ये हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है। और उसी तरीके से आपका गरुड़ शक्ति हो जाएगा, समुद्र शक्ति हो जाएगा। तो ये सब आपका भारत और इंडोनेशिया के बीच में युद्ध अभ्यास किया जाता है, चाहे आप गरुड़ शक्ति बोल लीजिए या फिर समुद्र शक्ति बोल लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच में। लेकिन वही बात करते हैं हम लोग शक्ति का बीच में, शक्ति युद्ध अभ्यास, तो वो हो जाएगा आपका भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों मालाबार। तो मालाबार किसके किसके बीच में होता है, तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस के बीच में यहाँ पे होता है मालाबार युद्ध अभ्यास। यहाँ पे देखिए 4 देश मिल करके यहाँ पे इस अभ्यास को करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड देश। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि मालाबार युद्ध अभ्यास में हाल ही में कौन यहाँ पे शामिल हुआ है, तो वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। यानी कि क्वाड देश में अंतिम में शामिल होने वाला, नवीनतम देश शामिल होने वाला वो कौन है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं एक्स डेजर्ट नाइट। तो ये हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच में। उसी तरीके से ऑपरेशन, तो ऑपरेशन शक्ति, तो ये हो जाएगा आपका क्या, दूसरा परमाणु परीक्षण जो कहाँ पे हुआ था दोस्तों, पोखरण में हुआ था। उसी को हम लोग यहाँ पे इस नाम से जानते हैं, जो कि परमाणु परीक्षण यहाँ पे किया गया था। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 अक्टूबर 2021 को किसने वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा भूपेंद्र यादव। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वेटलैंड क्या है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखता है क्या कि वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल हुआ लॉन्च। वेटलैंड से जुड़ी सभी जानकारी अब एक ही पोर्टल में यहाँ पे
बताया जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड आता है दोस्तों वेटलैंड, तो सीधा सीधी वेटलैंड का मतलब हो जाएगा क्या, दलदली भूमि। तो यहाँ पे दलदली भूमि से जितना भी जानकारी है, सभी चीज को जानकारी को यहाँ पे जानकारी देने के लिए एक पोर्टल का जो लॉन्च हुआ है दोस्तों, तो उस नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल। तो वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल के जरिए यहाँ पे जितने भी वेटलैंड है, दलदली इलाका है, सभी चीज का यहाँ पे जानकारी दिया जाएगा। किसमें जानकारी दिया जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल के तहत। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तो जितना भी इस तरह का जो एरिया दिखाई देता है आपको, सभी जो दलदली एरिया है, सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पे वेटलैंड बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी। आखिर ये 2 फरवरी क्यों, 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, तो इसी कारण से, और वहां पे ये रामसर कन्वेंशन जो हुआ था, यानी कि 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और उस समय ये बोला गया था कि जितना भी दलदली इलाका है, सभी को हम लोग क्या करने वाले हैं, संरक्षित करने वाले हैं। इसीलिए उसी दिन को हम लोग जो यहाँ पे वेटलैंड दिवस के रूप में 2 फरवरी को मनाया जाता है। आई बात समझ में? चलिए अब यहाँ पे 2021 का वेटलैंड लैंड का थीम क्या था दोस्तों, तो सही यहाँ पे जानकारी हो जाएगा, वेटलैंड एंड वाटर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिएगा, 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था, और इसीलिए 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, रामसर, 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड डे के रूप में इसको मनाते हैं। ठीक है, चलिए वर्तमान में भारत में कुल कितना रामसर साइट है दोस्तों, तो 46 रामसर साइट है। ठीक है, उसमें से आपका कबरताल झील कहाँ पे हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा। तेउस्कर झील लद्दाख में स्थित है, जो कि भारत की, ठीक है, भारत की 42वीं क्या है दोस्तों, रामसर साइट है। वहीं पे बात करें हम लोग सूर सरोवर झील, या फिर इसी का दूसरा नाम हो जाएगा यहाँ पे कीथम झील, जो कि आपका कहाँ पे है, यूपी में है। ये भी एक तरह का क्या है दोस्तों, रामसर साइट है। ठीक है, और अगर बात करें हम लोग बंदबल गुजरात की रामसर साइट है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो हम लोग भिंडवास और सुल्तानपुर हरियाणा की क्या हो जाएगा, यहाँ पे रामसर साइट हो जाएगा। तो आप तो समझ गए होंगे दोस्तों कि रामसर साइट क्या है, दलदली इलाका है। ठीक है, और उसको बचाने के लिए, उस चीज को, सभी चीज का जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ पे भूपेंद्र यादव जी के द्वारा एक पोर्टल का लॉन्च किया गया है, जिसका नाम हो जाएगा वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आज का 3rd क्वेश्चन आ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर किसको घोषित किया गया है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा किसको, देखिए इस फिगर को आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, तो आप लोग जान चुके होंगे कि शुभंकर कौन है, चाचा चौधरी। ठीक है, तो चाचा चौधरी किसका शुभंकर हो जाएंगे, तो शुभंकर हो जाएंगे यहाँ पे नमामि गंगे कार्यक्रम का। ठीक है, चलिए तो नमामि गंगे का शुरुआत कब से किया गया था दोस्तों, 2014 से इसका शुरुआत को किया गया था। और नमामि गंगे कार्यक्रम जो है, जल संसाधन का उद्देश्य, ठीक है, राष्ट्रीय नदी, ठीक है, राष्ट्रीय नदी गंगा को क्या, प्रदूषण मुक्त करना है। आखिर यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि नमामि गंगे का शुरुआत कब से किया गया था, 2014 से इसको शुरुआत किया गया था। और नमामि गंगे कार्यक्रम का इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो सही यहाँ पे जानकारी हो जाएगा, राष्ट्रीय नदी गंगा को यहाँ पे पोल्यूशन मुक्त करना। और 2021 का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसको कार्यक्रम 2014 से स्टार्ट किया गया था, और नमामि गंगे का जो शुभंकर है वो आपका हो जाएगा चाचा चौधरी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं नमामि गंगे। ठीक है, तो नमामि गंगे जो गंगा जो है उसको साफ करने के लिए यहाँ पे इस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया था, कब से, 2014 से। आई बात समझ में? चलिए भारत का जलीय जीव गैंगेटिक कौन है दोस्तों, डॉल्फिन हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हाथी हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट चीज में यहाँ पे देख लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर, देखिए ये एक्चुअल में हुआ था 2021 में, लेकिन एक्चुअल में ये होने वाला था 2020 में, लेकिन कोरोना के काल के कारण से इसको 2021 में इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो 2020 बोलिए या फिर 2021 बोलिए, बात यहाँ पर बराबर है।
ठीक है। तो यहाँ पे शुभंकर क्या हो जाएगा, तो शुभंकर हो जाएगा मिराई तोवा, ठीक है। लेकिन वहीं पे बात किया जाए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर हो जाएगा शोमेटी, याद रहेगा। अगर बोलेगा कि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर हो जाएगा मिराई तोवा, लेकिन यहाँ पे टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा शोमेटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका ने कहां पर अपना औद्योगिक सुरक्षा समझौता ISA शिखर सम्मेलन आयोजित किया दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे जो हो जाएगा नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा औद्योगिक सुरक्षा पर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे संयुक्त कार्य समूह का गठन करेंगे। और यहाँ पे और इस समझौता के तहत, ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच में क्या कौन सा समझौता हुआ है, औद्योगिक सुरक्षा समझौता हुआ है। और औद्योगिक सुरक्षा समझौता के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, भारत और अमेरिका अपने जितने भी रक्षा जो उद्योग है, ठीक है, रक्षा के अकॉर्डिंग यहाँ पे रक्षा विभाग से संबंधित जितना भी यहाँ पे जानकारी है, एक दूसरे से सूचना को क्या करेंगे, साझा करेंगे। और इसी के तहत यहाँ पे औद्योगिक सुरक्षा समझौता हुआ है, ताकि एक दूसरे देश जो है यहाँ पे अपना रक्षा संबंधी, ठीक है, सूचना को यहाँ पे साझेदारी करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, भारत अमेरिका रक्षा औद्योगिक सुरक्षा पर संयुक्त कार्य समूह का गठन करेंगे, ठीक है। 1 अक्टूबर भारत और अमेरिका ने अत्याधुनिक व्यापक सहयोग के लिए औद्योगिक सुरक्षा पर एक समूह कार्य समूह का गठन करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने यह बताया कि समूह के गठन का सैद्धांतिक फैसला शुक्रवार को संपन्न हुए और 5 दिवसीय भारत अमेरिका औद्योगिक सुरक्षा समझौता, ठीक है, सम्मेलन में किया गया। और दिल्ली में आयोजित सम्मेलन का उद्देश्य दोनों देशों के रक्षा सहयोग के बीच में गोपनीय सूचनाओं के जो ट्रांसफरेशन है एक दूसरे को देने के लिए ये करना है, और एक दूसरे को यहाँ पे साझा करके एक दूसरे का यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको विकसित करना है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे दोनों देश जो है आपस में इस चीज का यहाँ पे ISA का यहाँ पे समझौता किया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो वो होता है वज्र प्रहार, ठीक है। उसी तरीके से आप लोग जानते होंगे 2+2 मंत्रिवर्तीय वार्ता किसके किसके बीच में होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, जापान के बीच में होता है, और यूएसए और रूस के बीच में होता है। अब यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं कि 2+2 वार्ता में कौन कौन शामिल होते हैं, तो यहाँ पे दोनों देश के बीच में, ठीक है, अगर मान लीजिए कि 2+2 वार्ता अगर इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ, यहाँ पे 2+2 बोलने का मतलब हो गया कि एक भारत की तरफ से कौन कौन शामिल होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों शामिल होकर के यहाँ पे इस सम्मेलन का यहाँ पे वार्ता को अगुवाई करेंगे, ठीक है। चलिए G7 2021 की थीम क्या है दोस्तों, तो बिल्ड बैक बेटर, ठीक है। G7 का बैठक 2021 में कार्नावाल इंग्लैंड में हुआ था, इस चीज को भी आप ध्यान दीजिएगा। जेनेट येलेन यूएसए की पहली महिला क्या हो जाएगी, वित्तीय मंत्री हो जाएगी। वहीं नीरा टंडन व्हाइट हाउस की क्या हो जाएगी, वरिष्ठ सलाहकार हो जाएंगे। वहीं पे हम लोग का कमला हैरिस जो 49 नंबर का यूएसए की उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे और एक चीज याद रखिएगा, जोए बिडेन जो है दोस्तों 46 नंबर के यहाँ पे क्या यूएसए का क्या हो जाएगा, यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है पिंक बॉल, ठीक है। तो गुलाबी बॉल में टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्मृति मंदाना। तो देखिए यहाँ पे गुलाबी बॉल से टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो उनका नाम हो जाएगा स्मृति मंदाना। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपको पूछेगा कि पहले भारतीय कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा विराट कोहली। तो पहले भारतीय कौन है दोस्तों जो कि गुलाबी बॉल से टेस्ट में शतक लगा चुके हैं, तो उनका नाम है यहाँ पे विराट कोहली। लेकिन अगर पहली महिला पूछेगा तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे स्मृति मंदाना। विराट कोहली 2019 में किसके खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ 136 रन बनाए थे। जबकि 2021 में अभी हाल फिलहाल में स्मृति मंदाना ने
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये कारनामा कर दिखाया है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज को भी। बिकम फर्स्ट इंडियन वोमेन टू स्कोर ए सेंचुरी इन ए पिंक बॉल टेस्ट मैच। ठीक है, और ये कितना मैच स्कोर किए, कितना रन को स्कोर किए, 127 रन इन्होंने बनाया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि भारत की पहली महिला है जो कि गुलाबी बॉल से यहाँ पे शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पहले भारतीय विराट कोहली है जो कि गुलाबी बॉल से शतक लगाया है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में 2019 में कहां खेला गया था दोस्तों, ईडन गार्डन में इस चीज को खेला गया था। पहला डे नाइट मैच अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो वो भी क्या हो जाएगा तो दोस्तों ईडन गार्डन में हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। और वही मैच में भारत की तरफ विराट कोहली जो है गुलाबी बॉल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन चुके थे। ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे थे कि T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है दोस्तों, तो वो हो जाएंगे विराट कोहली। लेकिन यहाँ पे पहले बल्लेबाज मतलब पहले भारतीय बल्लेबाज यहाँ पे होगा दोस्तों, जो कि यहाँ पे विराट कोहली है। और इससे पहले 4 बल्लेबाज जो है 10,000 रन T20 में बना चुके हैं। ठीक है, चलिए सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है दोस्तों, तो उनका नाम हो जाएगा मिताली राज, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं। 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले विश्व के एक ऐसा बल्लेबाज है जिनका नाम है जो रूट, और जो कि कहां से खेलते हैं दोस्तों, इंग्लैंड से खेलते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि 100 टेस्ट मैच में 100वें टेस्ट मैच में यानी कि 100वां टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले विश्व के पहला खिलाड़ी बन चुके हैं जिनका नाम है जो रूट, और ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है दोस्तों, 2020 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है, तो उनका नाम हो जाएगा सोफी डिवाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और गांधी जयंती कब मनाई जाती है, तो ये हो जाएगा 2 अक्टूबर को। यहां पे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और राष्ट्र और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को यहाँ पे मनाया जाता है। और जिस दिन गांधी जयंती जी का जन्मदिन था उसी दिन यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी यहाँ पे क्या था, जन्म दिवस था। तो दोनों महापुरुषों का एक ही दिन जन्म दिवस होगा और वो है यहाँ पे 2 अक्टूबर। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और गांधी जयंती जो है यहाँ पे 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। और ये कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका गुजरात में। आप जैसे कि यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं कि शास्त्री जी और गांधी जी का दोनों का ही जन्म दिवस 2 अक्टूबर को यहाँ पे मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नटाल कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, गांधी जी ने किया था। और कहां पे किया था, साउथ अफ्रीका में किए थे। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछेगा कि नटाल कांग्रेस का स्थापना किसने किए थे, तो सही उत्तर हो जाएगा गांधी जी ने। और कहां पे किए थे, तो वो हो जाएगा यहाँ पे साउथ अफ्रीका में। ठीक है, 2021 को गांधी जी का 152वां जयंती मनाया गया दोस्तों। और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को क्या कहा था, राष्ट्रपिता कहा था। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। और गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए 2007 में यूएन महासभा में वोट किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है दोस्तों कि गांधी जी का जन्म दिवस को यानी 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस को मनाने के लिए यहाँ पे 2007 में यूएन महासभा में यहाँ पे वोट किया गया था। और यहाँ पे तब से 2007 से ही यहाँ पे 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या दोस्तों यहाँ पे समाधि स्थल हो जाएगा। और महात्मा गांधी जी का यहाँ पे समाधि स्थल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका राजघाट। ठीक है, राजघाट यहाँ पे हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। कारण इसके पीछे ये है कि 9 जनवरी को, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत जो है महात्मा गांधी आए थे, इसीलिए यहाँ पे 9 जनवरी को
प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में किया गया था और चोरी चोरा घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यहाँ पे खत्म कर दिया था। इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी जी को लेकर के अभी हम लोग और आगे में भी जानकारी लेने वाले हैं दोस्तों। तो असहयोग आंदोलन 1920 तथा चोरी चोरा घटना 1922 में कहां पे हुआ था दोस्तों? यूपी में गोरखपुर में ये हुआ था। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था तथा चोरी चोरा घटना 1922 में यूपी के गोरखपुर में हुआ था। अब यहाँ पे चोरी चोरा घटना क्या हुआ था दोस्तों कि एक जुलूस निकला हुआ था और जुलूस में चोरी चोरा एक जगह का नाम है गोरखपुर में जो कि यूपी में है। जब वहां पे भारतीय लोग एक जुलूस को निकाले थे तो उस जुलूस में यहाँ पे अंग्रेज लोग जाकर क्या कर दिए, वहां पे पथराव किए और लाठीचार्ज किए। तो इसको देखते हुए जो यहाँ पे जो जुलूस जा रही थी उसमें बहुत ही गुस्सा आ गया और गुस्सा आने के कारण से जो अंग्रेज पुलिस जो घर है उसको वहां पे आग जला दिया गया और उसमें बहुत सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो भी जल के मर गए। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे जब दंगा भड़कने लगा तो जिसके कारण से महात्मा गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, किस घटना के बाद? चोरी चोरा घटना के बाद। ठीक है, चलिए बेलगांव 1924 के एकमात्र कांग्रेस का जो अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों और दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होकर के 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1930 में हुआ था दोस्तों। और पूना पैक्ट जो है 1932 में हुआ था गांधी जी के साथ में और अंबेडकर जी के साथ में। किस जेल में हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। और किस जेल में हुआ था दोस्तों? तो वो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे यरवदा जेल में हुआ था। ठीक है, चलो करो या मरो का नारा कौन दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिए थे। कब दिए थे? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे करो या मरो का यहाँ पे नारा दिया था। पोस्ट डेटेड चेक किसको कहते हैं? क्रिप्स मिशन को कहते हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे पोस्ट डेटेड चेक बोले थे। किसको? क्रिप्स मिशन को यहाँ पे बोले थे जो कि 1942 में ये भारत आया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस चीज को आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वाइस एडमिरल अधीर अरोरा। तो वाइस एडमिरल अधीर अरोरा जो है यहाँ पे भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में यहाँ पे कार्यभार संभाला है, जो कि आप फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं दोस्तों। ये कौन हो जाएंगे? वाइस एडमिरल अधीर अरोरा। ठीक है, अब ये किसके स्थान में जगह लिए हैं दोस्तों? तो वाइस एडमिरल अधीर अरोरा जो है विनय बदवार जी के यहाँ पे जगह को लिए थे। तो यहाँ पे भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर इनसे पहले कौन थे? विनय बदवार जी थे। और विनय बदवार जी का जगह को कौन लेने वाले हैं? अब लेने वाले हैं वाइस एडमिरल अधीर अरोरा। ठीक है, चलिए 2004 में सुनामी आने के बाद में INS सतलुज भारत ने ही श्रीलंका को सहायता पहुंचाया था। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। आखिर ये जानकारी हम लोग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका रिलेटेड है किससे दोस्तों? वो नेवी से यहाँ पे ये रिलेटेड है। ठीक है, तो 2004 में सुनामी आने के बाद INS सतलुज ने जो है भारत का जो सतलुज जो है वो श्रीलंका को क्या पहुंचाया? सहायता पहुंचाया था। ठीक है, चलिए विनय बदवार को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से यहाँ पे क्या किया गया दोस्तों? सम्मानित किया गया है। कब? 2021 में। वायुसेना के नए प्रमुख का नाम क्या है दोस्तों? तो VR चौधरी इनका नाम हो जाएगा। और रेबीज रोग पानी से रेबीज जब रोग हो जाता है तो पानी से क्या लगता है दोस्तों? डर लगता है। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। तो जल से संबंधित जितने भी चीज है सभी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि ये जल सेना से यहाँ पे ये रिलेटेड है। और जल सेना में क्या होता है? पानी होता है। और पानी में अगर आप लोग को रेबीज हो जाता है
तो यहाँ पे किससे डर लगेगा? पानी से डर लगेगा। और उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं दोस्तों? तो बोलते हैं हम लोग यहाँ पे हाइड्रोफोबिया। ठीक है, चलिए रेबीज इंजेक्शन का जो खोज किए थे उनका क्या नाम हो जाएगा? लुइस पाश्चर। और 28 सितंबर को रेबीज दिवस मनाया जाता है। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि रेबीज जो बीमारी है उसमें कौन सा वायरस रहता है? रेंटो वायरस यहाँ पे रहता है। किसमें? रेबीज में। ठीक है, और ये कुत्ते के काटने से होता है, इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, इस चीज को भी याद रखिएगा। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 दिसंबर को। थल सेना दिवस का बात करें तो 15 जनवरी को। और भारत के वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है दोस्तों? तो एडमिरल क्या हो जाएंगे? करमबीर सिंह। और वहीं पे बात करें वायुसेना दिवस तो 8 अक्टूबर को यहाँ पे मनाया जाता है। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि यहाँ पे घूम फिर के वायुसेना दिवस कब होता है दोस्तों? 8 अक्टूबर को यहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में किसने कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम फ्यूचर इंजीनियर को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अमेजन इंडिया। यानी कि अमेजन इंडिया के द्वारा फ्यूचर इंजीनियर को लॉन्च करने की यहाँ पे क्या कर दिया गया है दोस्तों? यहाँ पे घोषणा किया गया है। और ये जो कार्यक्रम है किस एरिया में घोषणा किया गया है? तो ये है आपका कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में ये कार्यक्रम को घोषणा किया गया है। ठीक है, और इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होने वाला है दोस्तों? सहयोगी कौन होने वाला है? कॉड डॉट ऑर्गेनाइजेशन क्या होने वाला है? इसका सहयोगी होने वाला है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर साइंस इन 2021 इसको लॉन्च किया है कौन दोस्तों? अमेजन ने इस चीज को लॉन्च किया है। अब इसके तहत यहाँ पे क्या होगा उस चीज को भी यहाँ पे जानते हैं। तो इस कार्यक्रम के तहत में 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जो है शिक्षा दिया जाएगा। 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी को यहाँ पे शिक्षा दिया जाएगा। और ये विद्यार्थी कहाँ से होंगे? 6 क्लास से लेकर 12 क्लास के विद्यार्थी को यहाँ पे और शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, भारत में अमेजन की पहली यूनिट कब लगाई गई थी दोस्तों? तो चेन्नई में यहाँ पे लगाई गई थी। तो भारत में अमेजन की पहले यूनिट कहाँ पे? चेन्नई में लगाया गया था। और अमेजन के नए सीईओ कौन हो जाएंगे? तो एंडी जेसी हो जाएंगे। और इससे पहले इनका जो सीईओ थे वो क्या थे? जेफ बेजोस थे। लेकिन अभी अमेजन के नए सीईओ कौन हो जाएंगे? एंडी जेसी इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे एक चीज को याद रखिएगा दोस्तों, इंजीनियर डे और लोकतांत्रिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 15 सितंबर को जो है कौन सा दिवस? इंजीनियर डे और लोकतांत्रिक दिवस जो है 15 सितंबर को यहाँ पे मनाया जाता है। इंजीनियर डे जो है विश्व सोरैया दिवस के दिन में यहाँ पे मनाया जाता है। यानी कि विश्व सोरैया जी के जन्म दिवस के रूप में इंजीनियर्स डे को यहाँ पे मनाया जाता है। और आखिर विश्व सोरैया जी के जन्मदिन को ही इंजीनियर्स डे क्यों मनाया जाता है? तो कारण उसके पीछे ये है कि विश्व सोरैया जी ने कृष्ण राज सागर बांध का निर्माण करवाया था, जो कि कहाँ पे है दोस्तों? कर्नाटक में है। और ये कृष्ण राज सागर जो है ये आपका कावेरी नदी में इसको बनाया गया था। और वो उस समय में ये बहुत ही ज्यादा कार्यरत था, बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया गया था, जिसके कारण से यहाँ पे विश्व सोरैया जी के जन्म दिवस को इंजीनियर डे के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 2 अक्टूबर को कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लेह लद्दाख। यानी लेह लद्दाख को 2 अक्टूबर को दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल जो झंडा है यहाँ पे हम लोग का राष्ट्रीय झंडा है उसको यहाँ पे फहराया गया है। ठीक है, और इस झंडा को कौन फहराया दोस्तों? तो इस ध्वज को आर.के. माथुर और मनोज मुकुंद नारायणवे ने यहाँ पे फहराए हैं। ठीक है, आप इस चीज को भी याद रखिएगा। तो आर.के. माथुर क्या हो जाएंगे दोस्तों? जम्मू कश्मीर की ये क्या हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे। और मनोज मुकुंद नारायणवे को आप तो यहाँ पे जानते ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा कि इस झंडा को बनाने के लिए ठीक है 1000 केजी का खादी नेशनल जो यहाँ पे ये जो झंडा दिख रहा है दोस्तों, तो इस चीज को यहाँ पे बनाने के लिए 1000 केजी का जो खादी है उसका उपयोग किया गया है। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए
तिरंगा ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी शुरू में भी बोल दिया दोस्तों आप लोगों को कि करंट अफेयर्स के साथ साथ में हम लोग क्या भी देखने वाले हैं, स्टैटिक जीके को भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो तिरंगा ध्वज को 22 जुलाई 1947 को यहाँ पे अपनाया गया था। लद्दाख का राजकीय पशु कौन हो जाएगा, यहाँ पे हिम तेंदुआ हो जाएगा, इस चीज को भी याद रखिएगा। और लद्दाख का राजकीय पक्षी कौन हो जाएगा, काले गर्दन वाली हिरन यहाँ पे हो जाएंगी। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाएगा दोस्तों, तो लद्दाख में है। और सिंधु यूनिवर्सिटी लद्दाख में खोला गया है। जबकि यहाँ पे बात करें सबसे ऊंचा सड़क कहाँ पे है दोस्तों, ये लद्दाख में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोहित शर्मा आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं दोस्तों। तो इस चीज को भी यहाँ पे याद रखिएगा कि रोहित शर्मा जो है आईपीएल में किसी भी एक टीम के खिलाफ में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय यहाँ पे बन चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए कि रोहित शर्मा, ठीक है, केकेआर के खिलाफ में 1015 रन बनाए। वहीं पे डेविड वार्नर जो है 943 रन किसके विरोध में, यहाँ पे पीबीकेएस के विरोध में, और 915 रन केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बनाए। जबकि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो विराट कोहली है 909 रन किसके, यहाँ पे डीसी के खिलाफ यहाँ पे ये बनाए हैं। तो रोहित शर्मा जो आईपीएल में किसी भी टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय तो बने ही हैं, लेकिन पहले खिलाड़ी भी यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के वाड़ा कोलम चावल और सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत का दर्जा मिला है दोस्तों, तो वो हो जाएगा सही उत्तर महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र को वाड़ा कोलम चावल और सफेद प्याज को यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया आपका भौगोलिक संकेतक का दर्जा यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, चलिए सोजत मेहंदी कहाँ का जीआई टैग दिया गया दोस्तों, तो वो हुआ है आपका राजस्थान में। राजस्थान का कहाँ पे, पाली जिला एक जगह का नाम है। ठीक है, तो सोजत मेहंदी जो है पाली जिला किसका, राजस्थान का पाली जिला को सोजत मेहंदी का यहाँ पे भौगोलिक दर्जा दिया गया है दोस्तों। और ये खुशबू के लिए इसको जाना जाता है। जुडिमा राइस वाइन देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पे सोजत मेहंदी आप देख सकते हैं। और जुडिमा राइस जो है यहाँ पे दारू, इसका जो जीआई टैग है इसको दिया गया असम को, सोजत मेहंदी का दिया गया राजस्थान को, नागा खीरा का जीआई टैग दिया गया नागालैंड को, और काला चावल मणिपुर को दिया गया है जीआई। ठीक है, और यहाँ पे नेवरा चावल जो है केरल को यहाँ पे भौगोलिक संकेतक यहाँ पे का दर्जा दिया गया है। अब यहाँ पे एक फोटो लास्ट में जो आया हुआ है, आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ये जो मिर्ची है हाथी मिर्ची, ठीक है, और ये जो संतरा दिखाई दे रहा है इस संतरा का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये दोनों को ही किस राज्य का जो यहाँ पे भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है उस चीज को यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, चलिए जो भौगोलिक संकेतक का जो अधिनियम है दोस्तों 1999 यानी कि 1999 एक्ट के तहत दिया जाता है। किसी भी राज्य का उत्पाद को भौगोलिक संकेतक किस अधिनियम के तहत दिया जाता है, तो 1999 अधिनियम के तहत दिया जाता है। और ये लागू कब से हुआ, 2003 से इसका लागू हुआ। और सबसे पहला जीआई टैग जो है भौगोलिक संकेतक का दर्जा दार्जिलिंग की चाय को 2004 में दिया गया। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। अधिनियम हो जाएगा 1999, अधिनियम लागू कब हुआ 2003 में। और यहाँ पे दार्जिलिंग की चाय को 2004 में पहला जीआई टैग दिया गया। और जीआई टैग जो है 10 सालों के लिए दिया जाता है। और ये जो दिया जाता है तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, इसका जो जीआई टैग जो देने का जो ऑफिस है मुख्यालय वो आपका हो जाएगा यहाँ पे चेन्नई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस राज्य के 3 जिलों को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अप्सा के तहत 31 मार्च 2022 तक अशांत घोषित कर दिया गया है, तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को। यहाँ पे कितने राज्यों के कितने महीनों के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 महीनों के लिए अरुणाचल प्रदेश के कितने जिलों को, 3 जिलों को अप्सा यहाँ पे घोषित किया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पूरा जानकारी लेते हैं दोस्तों कि अप्सा है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जानकारी ले लीजिए कि अप्सा का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, ए से हो जाएगा आर्म्ड, एफ से हो जाएगा फोर्स, और एस से हो जाएगा स्पेशल, यहाँ से पावर हो जाएगा, फिर ए से हो जाएगा एक्ट।
ठीक है, तो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अफसा कानून क्या है। आखिर ये अफसा कानून के तहत होता क्या है, आखिर क्या ये होम मिनिस्ट्री देती है कि आखिर इसको कौन देती है, इस चीज को भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। चलिए, तो अफसा कानून क्या है इस चीज को अब हम लोग जानते हैं। अफसा कानून के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, किसके आधार पर, राज्यपाल के किसी भी राज्य के राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर उस राज्य को क्या घोषित किया जाता है, अशांत घोषित करके वहां पे केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी जाती है। और अफसा जो है पूर्वोत्तर के विवादित इलाकों में सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार देता है और इसके तहत सुरक्षा कर्मियों को तलाशी अभियान चलाने का और किसी को भी बिना किसी वारंट की गिरफ्तार करने की अनुमति दी जाती है। संदेह की स्थिति में सुरक्षा कर्मियों की किसी भी गाड़ी को रोकने, तलाशी लेने और उसे जब्त करने के अधिकार देता है। गिरफ्तारी के दौरान वे किसी भी तरह का सख्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। अफसा के अंतर्गत पूर्वोत्तर के देश में 7 राज्यों में यह लागू है। शुरुआत में इन कानून को अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में लागू किया गया था। बढ़ती उग्रवादी गतिविधियों के चलते साल 1990 में जम्मू कश्मीर में भी इस कानून को लागू कर दिया गया। अब बोलेगा ये अफसा का आखिर जरूरत क्या है इस तरह का कानून को आप लागू करने का कि बिना कोई परमिशन से यहाँ पे तलाशी ले सकते हैं, गोली भी चला सकते हैं यहाँ तक, ठीक है, गिरफ्तारी भी कर सकते हैं, तलाशी तो बहुत ही सिंपल सा काम है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों 7 सिस्टर, पूर्वोत्तर राज्य में कितना राज्य है हम लोग का भारत का, 7 सिस्टर, और सभी वहां पे चाइना बॉर्डर से, ठीक है, नेपाल का बॉर्डर से आप उस तरह का वहां पे वो जुड़ा हुआ है। और उधर से हमेशा से ही क्या आते हैं दोस्तों, तो घुसपैठिया आते हैं। तो उस एरिया को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग का इस तरह का यहाँ पे कानून को बनाए रखने के लिए इसको पे यहाँ पे इस कानून को बनाया गया है, ठीक है। तो अफसा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 के तहत में यहाँ पे क्या किया गया है, इसको जो यहाँ पे लागू किया गया है। अफसा का अधिकार क्या है, तलाशी ले सकते हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं, स्थान को नष्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को आपको डाउट है किसी स्थान पे यहाँ पे आतंकवादी छुपे हुए हैं या फिर कोई ऐसा जगह है जहाँ पे आपको संदेह लगता है, तो उस जगह को भी आप यहाँ पे नष्ट कर सकते हैं, गोली भी चला सकते हैं, ठीक है। इस तरह का यहाँ पे पावर को अफसा के अंतर्गत यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। चलिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। और ये पाके नेशनल पार्क कहाँ पे, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ये, ठीक है। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। सेला दर्रा कहाँ पे, अरुणाचल के तवांग जिले में है ये। और वहीं पे बात करें हम लोग बोमडीला दर्रा, तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला हरा भरा एरियल सीडलिंग अभ्यास शुरू किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्या, हम लोग का तेलंगाना। तो तेलंगाना सरकार के द्वारा में एक अभियान, ठीक है, सीडलिंग यहाँ पे अभ्यास नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा अभियान, ठीक है। अभियान का शुरू किया गया, यहाँ पे नाम है क्या दोस्तों, सीडलिंग अभियान, ठीक है। सीडलिंग अभियान का एरियल सीडलिंग अभियान का यहाँ पे किसके द्वारा शुरू किया गया है, तेलंगाना के द्वारा। अब इसके तहत यहाँ पे क्या किया जाएगा कि ड्रोन के माध्यम से वहां पे बीज को गिराया जाएगा और बीज को गिरा करके यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हम लोग यहाँ पे सीडलिंग कर सकते हैं। तो इस अभियान में ड्रोन के माध्यम से सीड लगाने का कार्य किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हरा भरा एरियल सीडलिंग अभियान ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हाल ही में सीडलिंग यानी सीड कॉप्टर ड्रोन का उपयोग करते हुए तेलंगाना में भारत का पहला हरा भरा एरियल सीडलिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। और इससे पहले 15 अगस्त को आंध्र प्रदेश सरकार ने भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर का उपयोग करके एरियल सीडलिंग कार्यक्रम को भी शुरू किया था। कौन सबसे पहले किया था, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश सरकार 2015 में ऐसा कर चुकी है। लेकिन अभी जो है यहाँ पे तेलंगाना सरकार जो है इस चीज को एरियल सीडलिंग अभियान पे यहाँ पे चालू की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य देश भर में वर्ष 2030 तक ड्रोन का उपयोग करके 1 अरब पेड़ लगाना
इसका टारगेट है। और क्या, वनीकरण का मिशन यहाँ पे तेजी लाना है। और इस परियोजना में क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए संकीर्ण, बंजर और खाली वन भूमि को ड्रोन का उपयोग करके सीड बॉल का छिड़काव किया जाना है। मान लीजिए कि कहीं पे बंजर जमीन है और वो जगह सब में आप लोग नहीं जा सकते हैं, वैसे जगह में आप ड्रोन का माध्यम से सीड को गिरा करके वहां पे पेड़ को उगाया जा सकता है। सीड कॉप्टर मारू ड्रोन द्वारा विकसित एक ड्रोन है जो कि तेजी से और इसके बिना वनीकरण, ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्टीकरण को यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझ चुके हैं दोस्तों कि एरियल सीडलिंग यहाँ पे क्या है। एरियल सीडलिंग रोपण की एक तकनीक है जिसमें बीजों को इसमें मिट्टी में, खाद में, चारकोल में और अन्य घटकों में मिश्रित करके लपेट करके एक गेंद बना करके, आकृति जैसा बना करके, इसके बाद हवाई उपकरण जैसे विमान हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया या फिर ड्रोन हो गया, इसको उपयोग करके इन गेंदों को जहां पे आपका टारगेट है वहां पे गिरा दीजिए। ठीक है, और वहां पे क्या निकलेगा, पेड़ निकलेगा। जहां पे आप लोग नहीं जा सकते हैं वहां पे इस तरह का पेड़ को आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, तो इससे आप लोग को यहाँ पे क्या होने वाला है, हरा भरा जंगल यहाँ पे कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। तो 2030 तक यही टारगेट रखा गया है, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे वन एरिया बढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए, और पर्याप्त बारिश होने पर ये बीज स्व अंकुरित हो जाएंगे। और इसमें क्या क्या है दोस्तों, मिट्टी भी है, खाद भी है और चारकोल भी है, इसमें सारा पोषक तत्व है और इसके मदद से यहाँ पे क्या होगा, पौधा बड़ा होगा। ठीक है, तो आप समझ में आ गया कि एरियल सीडलिंग क्या है। तो हवा के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से यहाँ पे बीज को गिराना, और बीज में क्या क्या रहेगा, मिट्टी में रहेगा, खाद रहेगा और चारकोल, तीनों चारों को लपेट करके गोला बना जाएगा। फिर उसको जमीन में, उसको बंजर एरिया में या फिर वैसे जगह में जहां पे पहुंचना कठिन है, वैसे जगह में ड्रोन के माध्यम से इसको गिराया जाएगा। ठीक है, चलिए, अब सीडलिंग का इसमें लाभ क्या होगा, तो दुर्गम एरिया में पहुंच सकते हैं आप, वैसा जगह में आप जहां पे नहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है, वहां पे आप ड्रोन के माध्यम से जा सकते हैं। अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, उसको छिड़काव कर दीजिए और छोड़ दीजिए, फिर अपने आप वहां से क्या निकल जाएगा, पौधा निकलेगा। और जुताई करने का भी आवश्यकता नहीं है वहां पे, जैसे कि कुछ भी लगाने से पहले हम लोग जुताई करते हैं, तो इसको जुताई करने का भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। और सीडलिंग से क्या होगा, पेड़ बनेगा, और पेड़ बनने से क्या होगा, मिट्टी का भी अपरदन रुक जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा यहाँ पे बेनिफिट है दोस्तों। तो इस चीज का हम लोग यहाँ पे देख लिए। तो तेलंगाना गठन 2 जून 2014 किया गया था। ठीक है, मिरिगवानी नेशनल पार्क तेलंगाना में है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये जो कार्यक्रम है ये भी कौन लॉन्च किया था दोस्तों, तेलंगाना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, जो कि हवाई यात्रा करके यहाँ पे दवाई लाने का काम को किया गया था। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है दोस्तों। और हुसैन सागर झील कहाँ पे, तेलंगाना में। हैदराबाद को भारत में ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था, इस चीज को भी याद रखिएगा कि 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को किसमें मिलाया गया था, भारत में यहाँ पे मिलाया गया था। ठीक है, हैदराबाद किस नदी के किनारे दोस्तों, तो मूसी नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। गोपीनाथ बारदोलाई जो पुरस्कार है किस राज्य से संबंधित है, तो वो हो जाएगा असम। और असम के संस्थापक के रूप में गोपीनाथ बारदोलाई को भी यहाँ पे जाना जाता है। और ये जो सम्मान दिया जाता है, क्यों दिया जाता है दोस्तों, तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आखिर ये किताब क्यों दिया गया, तो लेखक निरोध कुमार कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट और महिला बच्चों के लिए काम किए हैं। ठीक है, जो यहाँ पे लेखक जो है निरोध कुमार कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट में काम किए, महिला और बच्चों को बढ़ावा देने के लिए शिलोंग चैम्बर लोक संगीत में ये काम किए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे यहाँ जो है गोपीनाथ जो पुरस्कार है यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, तो विश्वजीत चटर्जी जो है। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया, इस चीज को अभी आप लोग याद रखिएगा। और मिस यूनिवर्स 2021 का किताब एंड्रिया मेजा को दिया गया था दोस्तों। और ओलंपिक रोलर जो सम्मान है मोहम्मद यूनिस को दिया गया है, इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अंतरराष्ट्रीय बुकर जो सम्मान है फ्रांस के रहने वाले डेविड डायो को दिया गया है, किसके लिए,
एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, व्हिटली सम्मान जो है न्यूक्लियोफॉर्म को दिया गया है और इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। और नागालैंड के ये रहने वाले हैं कौन, ये रहने वाले हैं न्यूक्लियोफॉर्म। ठीक है, और ये न्यूक्लियोफॉर्म को व्हिटली पुरस्कार क्यों दिया गया है, क्योंकि आमुर फाल्कन का यहाँ पे संरक्षण करने के लिए। ठीक है, तो आमुर फाल्कन को संरक्षण करने के लिए न्यूक्लियोफॉर्म को ये सम्मान दिया गया है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में कहां पर भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र खोला गया है, तो अहमदाबाद। आप इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में कहां पर भारत के पहले खेल मध्यस्थता, तो मध्यस्थता का मतलब हो जाएगा कि दोनों तरफ से मध्यस्थता करना। तो खेल मध्यस्थता केंद्र कहां पे खोला गया है, अहमदाबाद में यहाँ पे खोला गया है। आप इस चीज को देख सकते हैं, किरण रिजिजू ने भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। और इस उद्घाटन से क्या होगा, इस केंद्र से क्या होगा, तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा कि ये केंद्र जो है खेल से होने वाले विवादों का समाधान करेगी और इस केंद्र का उद्घाटन कानून मंत्री ने किया है। ठीक है, आप इस चीज को भी यहाँ पे याद रखिएगा, सारा डिटेल्स यहाँ पे है दोस्तों कि किरण रिजिजू ने भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है और नाम है किरण रिजिजू और ये केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री है। तो जब यहाँ पे दोनों तरफ से विवाद होगा तो उस चीज का न्याय कौन दिलाएगा, केंद्रीय कानून मंत्री और न्याय मंत्री। तो जिसके कारण से इन्होंने खेल मध्यस्थता केंद्र का स्थापना किया है, उद्घाटन किया है। आई बात समझ में, चलिए। कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू हैं, इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। तो मानव विकास सूचकांक तीन आधार पे दिया जाता है, साक्षरता के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर और जीवन प्रत्यास्था के आधार पे जो है मानव विकास सूचकांक जो है यहाँ पे दिया जाता है। और ई कैबिनेट कहाँ पे खोला गया दोस्तों, पहला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और ई लोक अदालत सबसे पहले कहाँ पे खोला गया था, तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे हो जाएगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा कि YouTube पर अपना कार्यवाही को प्रसारण करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका गुजरात। यानी कि गुजरात हाईकोर्ट जो पहला हाईकोर्ट है जो कि YouTube पर अपना कार्यवाही को ये दिखलाया था। ठीक है, खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, मणिपुर में। चौथा खेलो इंडियन गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ था, ये होगा पंचकुला, हरियाणा में, ठीक है। और भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन हो जाएंगे, अनुराग ठाकुर। और ई पंचायत कहाँ पे है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जल जीवन मिशन जेजेएम के तहत जल जीवन मिशन ऐप और अंतर्राष्ट्रीय जल जीवन कोष को लॉन्च किया गया है। यह मिशन कब शुरू किया गया दोस्तों, तो ये मिशन जो है वर्ष 2019 में इस चीज का यहाँ पे शुरुआत किया गया है। तो क्वेश्चन ध्यान से इसको रीड कीजिएगा। ठीक है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को लॉन्च किया गया है। तो इसका शुरुआत कब से किया गया था, वर्ष 2019 से इसका शुरुआत को किया गया था। तो पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष का यहाँ पे क्या किया दोस्तों, उद्घाटन किया है और इस चीज का लॉन्च किया है ऐप को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि हर घर जल का लक्ष्य 2024 तक है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज को इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लीजिएगा। पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को लॉन्च किया है दोस्तों। इसके तहत यहाँ पे क्या होगा, इसके तहत यहाँ पे क्या होगा, इस चीज को भी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे 2 अक्टूबर 2021 को जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को 2019 में ये लॉन्च किए गए प्रमुख जल जीवन मिशन के तहत हिस्से के रूप में लॉन्च किया। इसका मतलब यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि जो अभी जो यहाँ पे हम लोग का जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को जो यहाँ पे लॉन्च किया गया है वो किसके तहत किया गया था, वो 2019 में जो लॉन्च किया गया था कौन, जल जीवन मिशन, उसी के तहत अभी ठीक है 2 अक्टूबर 2021 में जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को यहाँ पे क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसके तहत क्या होगा, जल जीवन मिशन देश की महिलाओं को उनके समस्या और प्रयासों को बचाकर
सशक्त बना रहा है, जो कि पहले पीने के पानी को लाने के लिए लंबी दूरी तय करने में खर्च किया जाता था। ये बात समझ में? यानी कि महिलाओं के द्वारा जो लंबी दूरी तय करके जो पानी लाया जाता था, तो उस चीज को अब खत्म किया जाएगा और यहाँ पे पानी का व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है, चलिए जल जीवन मिशन ऐप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जल जीवन मिशन ऐप को हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने और मिशन के तहत योजनाओं के अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए लॉन्च किया गया है। मिशन के बारे में सभी विवरण, जिसमें कि कितने घरों में पानी मिला, पानी की गुणवत्ता, अन्य बातों के अलावा मोबाइल एप्लीकेशन पर भी एक स्थान पर ये उपलब्ध होगा। इस चीज को भी याद रखिएगा। और राष्ट्रीय जल जीवन कोष के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राष्ट्रीय जल जीवन कोष जो है भारत या विदेश में व्यक्ति, संस्थानों, निगम या परोपकारी लोगों को हर जगह, ठीक है, हर ग्रामीण घर, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, आश्रम, शाला और या फिर अन्य सार्वजनिक स्थानों में नल का पानी कनेक्शन देने के लिए योगदान दान करने में सक्षम होगा। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। RJJK को जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा स्थापित कर पंजीकृत सार्वजनिक धर्म ट्रस्ट के रूप में लॉन्च किया गया है। तो सीधा सीधी यहाँ पे बात है, पानी को लेकर के यहाँ पे 2 एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए तो हर घर जल वाला राज्य कौन हो जाएगा? गोवा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिंक्स फ्रॉम द टैप सिटी, तो ये हो जाएगा उड़ीसा यानी कि पुरी। और वाटर प्लस सिटी हो जाएगा आपका इंदौर। वहीं पे बात करें भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन हो जाएगा? गोवा। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अक्टूबर 2021 को किस टीम ने डुरंड कप के 130वां संस्करण को जीता है? तो यहाँ पे हो जाएगा FC गोवा के द्वारा जो है 3 अक्टूबर 2021 को डुरंड कप यहाँ पे जीत लिया गया है। किसके द्वारा? FC गोवा के द्वारा। तो डुरंड कप किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है और इसका आयोजन कलकत्ता में किया गया था दोस्तों। और 2021 में डुरंड कप के उप विजेता कौन हो जाएंगे? मोहम्मडन स्पोर्टिंग। ठीक है, तो FC गोवा तो यहाँ पे जीता, FC गोवा जीता डुरंड कप को। ठीक है, लेकिन किसी से जीता होगा ना, तो उसका उप विजेता हो जाएगा मोहम्मडन स्पोर्टिंग। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है दोस्तों। और यूरो कप 2021 कौन जीता? इटली ने जीता है। ठीक है, चलिए। और कोपा कप कौन जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। और फीफा कप विश्व कप 2022 कतर दोहा में यहाँ पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि खेला हो बैक दिवस 16 अगस्त को मनाने की घोषणा की गई है, जो कि फुटबॉल से यहाँ पे संबंधित है। और जो अभी यहाँ पे यूपी में जो SI का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये सवाल पूछा था दोस्तों कि खेला हो बैक दिवस किस राज्य के द्वारा मनाने की घोषणा की गई है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 के फिजियोलॉजी चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो डेविड जूलियस और अर्डेम पटपोटियन। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। आखिर यहाँ पे इन दोनों को फिजियोलॉजी में, चिकित्सा में नोबेल जो सम्मान है, इसको क्यों सम्मानित किया गया है दोस्तों? किनको? डेविड जूलियस और अर्डेम पटपोटियन को। ठीक है, ऐसा किस लिए किया गया है? तो उसके पीछे ये कारण है कि पुराने दर्द और बीमारियों के इलाज में मदद मिलेगी। जो ये जो खोज किए हैं, उनके तहत में यहाँ पे पुराने दर्द और बीमारियों के इलाज में मदद मिलेगी। ठीक है, और जो हम लोग का बॉडी है, ठीक है, उस नर्वस सिस्टम को भी समझने में आसानी होगा और नए तरह के पेन किलर्स आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो इस 3 चीज को यहाँ पे हम लोग आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो इसी के तहत जो इनका खोज है, इसके तहत में बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। तो इसके तहत इन लोगों को फिजियोलॉजी चिकित्सा में नोबेल सम्मान से इनको सम्मानित किया गया, जिनका नाम है डेविड जूलियस और आर्डेम पटपोटियन। ठीक है, कब का? 2021 का। ठीक है दोस्तों, चलिए। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है, याद रखिएगा। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आखिर 10 दिसंबर को ही नोबेल सम्मान क्यों दिया जाता है दोस्तों? क्योंकि 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस माना जाता है। नोबेल जो सम्मान है दोस्तों 1901 से शुरू किया गया था और नोबेल जो सम्मान है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन क्षेत्रों में? शांति में, शांति में, भौतिक में, रसायन में, चिकित्सा में, साहित्य में और अर्थशास्त्र में इसको दिया जाता है। शांति का नोबेल ओस्लो
में दिया जाता है, ठीक है, जो कि नॉर्वे में है। और बाकी 5 जो है, ठीक है, शांति को छोड़ करके, शांति का जो पुरस्कार है नोबेल का, उसको कहाँ पे दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है। और बाद बाकी को कहाँ पे दिया जाता है? स्टॉकहोम में दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरुष टीम में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियन 2021 में कांस्य पदक जीता, इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन जीवन सप्ताह कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक यहाँ पे क्या मनाते हैं? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन जीवन सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड लाइफ वीक, ठीक है, कब से कब तक? 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर में ये मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? तो वन जीव की सुरक्षा करना, ठीक है। और इसका 2021 का वर्ल्ड लाइफ का थीम क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा वन और आजीविका। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइड डे मनाया जाता है दोस्तों, इस चीज को याद रखिएगा। और राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह इस बार कितना नंबर का है? जो कि 67 नंबर का इसको मनाया गया। 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में इसको जो है, इसको 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक जो है वर्ल्ड वाइड डे मनाया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन जीवन, ठीक है, राष्ट्रीय वन जीवन, ठीक है, राष्ट्रीय वन जीवन मनाया गया। कब से कब तक? 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। लेकिन वहीं 3 मार्च को वर्ल्ड वाइड डे मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस 1 अक्टूबर को यहाँ पे मनाया जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। 67 फिल्म फेयर जो सम्मान है उसको किसको दिया गया दोस्तों? छिछेरो फिल्म को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस कौन हो जाएगी? कंगना रनावत हो जाएंगी। और बेस्ट एक्टर हो जाएंगे धनुष और मनोज बाजपेयी। जबकि विश्व खाद्य दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य के कटी, है ना, किस राज्य के कुटियाट्टर आम और एडियोर मिर्च को भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला? तो सही उत्तर हो जाएगा केरल, यानी कि केरल के, ठीक है। किसको किसको? देखिए यहाँ पे हो जाएगा कुट्टी अट्टूर आम और यहाँ पे हो जाएगा अड्योर मिर्च, जो कि केरल का क्या है दोस्तों? भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है। नवारा चावल का जीआई टैग किसको मिला है? केरल को। वाड़ा चावल का जीआई टैग किसको मिला है? महाराष्ट्र को। वहीं पे सफेद प्याज का भी जीआई टैग किसको मिला है? महाराष्ट्र को। वहीं पे जुडीमा वाइन राइस का जीआई टैग किसको मिला है? असम को, ठीक है। और सोजत मेहंदी का जीआई टैग किसको मिला है? राजस्थान को। इस चीज को आप लोग याद कीजिएगा। लेमा नीलांबू टीक का जीआई टैग किसको मिला है दोस्तों? केरल को। नागा खीरा का जीआई टैग नागालैंड को। काला चावल का जीआई टैग मणिपुर को। हाथी मिर्च का जीआई टैग मणिपुर को। और खोला मिर्च का जीआई टैग गोवा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका 5 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, अगर आपको राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बोलेगा तो वो हो जाएगा 5 सितंबर, ठीक है। इस चीज को वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। 2021 का थीम क्या है दोस्तों? तो टीचर्स एट द हार्ट ऑफ द एजुकेशन रिकवरी। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का संबंध पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से है, ठीक है। रंजीत सिंह डसाले का विश्व बैंक ने अपना शिक्षा सलाहकार को नियुक्त किया है दोस्तों। तो शिक्षा संबंधी जितना भी क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो स्टैटिक जीके में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है? तो रंजीत सिंह डसाले को विश्व बैंक ने अपना शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि रंजीत सिंह डसाले को ग्लोबल टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन जो है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। और 2021 का प्रवासी दिवस का थीम क्या है दोस्तों? आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान देना, ठीक है। प्रवासी दिवस में गेस्ट चंद्रिका प्रसाद संतोगी थे, यानी कि इस बार प्रवासी दिवस में भारत का गेस्ट कौन थे? तो चंद्रिका प्रसाद संतोगी थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। और ये किससे रिलेटेड है? ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस से ये रिलेटेड है। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। और उसी के तहत वहां पे उस सम्मेलन में बोला गया था जितना भी दलदली इलाका है, ठीक है,
उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, संरक्षित करेंगे। और भारत में अभी टोटल रामसर साइट कितना है, 46 रामसर साइट है। ठीक है, चलिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम 2021 का थीम क्या है, वेटलैंड एंड वाटर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 22 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल। जबकि विश्व जल दिवस 2021 का थीम क्या था दोस्तों, वैल्यूइंग वाटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछ चुका है एग्जाम में भी। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या है दोस्तों, तो सही यहाँ पे जानकारी हो जाएगा, रीस्टोर आवर अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, किस देश ने अपनी पहली बार 4 अक्टूबर 2021 को पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा रूस। यानी रूस ने जो है 4 अक्टूबर 2021 को पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का यहाँ पे सफल परीक्षण किया है। ठीक है, जिरकॉन याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, यहाँ पे हो जाएगा रूस से। पहली बार पनडुब्बी से परीक्षण किया गया इस मिसाइल को, रूस के द्वारा इसको किया गया है। हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक किसको बोलते हैं दोस्तों, तो ध्वनि की गति से 5 गुना से भी अधिक रफ्तार होना किसको बोला जाता है, हाइपरसोनिक। का मतलब है कि ध्वनि का गति से 5 गुना अधिक रफ्तार होना। ध्वनि का गति कितना है दोस्तों, 1 मेक है, जबकि जिरकॉन की गति कितना है, 9 मेक है। इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हवानसोंग 8 मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, नॉर्थ कोरिया के द्वारा इसको हाल फिलहाल में किया गया है। ठीक है, चलिए और हम लोग का जो दोस्तों ब्रह्मोस है वो क्या एक तरह का सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, भारत और रूस के बीच में इंद्र युद्ध अभ्यास होता है, इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग शिप कौन है दोस्तों, INS ध्रुव। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। लैंडसैट 9 हम लोग पिछले ही सप्ताह पढ़े थे। लैंडसैट 9 क्या है दोस्तों, एक तरह का नासा की धरती पर तीसरी आंख है। और ये सैटेलाइट छोड़ा है और ये कहाँ पे गया हुआ है, अंतरिक्ष में गया हुआ है। और वह पूरे धरती का निगरानी करेगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि नासा ने भेजी अपनी तीसरी आंख जो कि लैंडसैट 9 है। और इससे पहले भी नासा जो है 8 तक इसको भेज चुका है, लैंडसैट 8 तक, यानी लैंडसैट 1 2 3 4 5 करके 8 तक भेज चुका है। अब भेजा है लैंडसैट 9 जो कि पूरे धरती को यहाँ पे निगरानी रखेगी, जो कि यहाँ पे नासा की धरती पर तीसरी आंख बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 से 8 अक्टूबर 2021 तक भारत और किस देश के बीच में जीमैक्स समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है, जीमैक्स यानी कि जापान, जीमैक्स यहाँ पे हो जाएगा जी मैक्स, यानी जीमैक्स समुद्री अभ्यास भारत और किसके बीच में होता है दोस्तों, जापान के बीच में होता है, जो कि 6 से लेकर 8 अक्टूबर ठीक है 2021 में भारत और जापान के बीच में इस समुद्री अभ्यास को किया जा रहा है। ये अरब सागर में अभ्यास किया जा रहा है दोस्तों, कहाँ पे होगा, अरब सागर में होगा। और ये समुद्री नौसेना का ये अभ्यास है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर, वही मालापार भारत जापान यूएसए ऑस्ट्रेलिया, काजिंद युद्धाभ्यास भारत और कजाकिस्तान, सूर्यकिरण भारत और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेपाल। ठीक है, मित्र शक्ति का बात करें तो भारत और श्रीलंका, वहीं जापान के नए PM का नाम करें तो फूमियो कसिदो इनका नाम हो जाएगा। शिंजो आबे जो इससे पहले जापान के जो फूमियो कसिदो से पहले जो यहाँ पे PM थे, ठीक है ना, तो उनको पद्म विभूषण से इसको 2021 का पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आई ड्रोन का संबंध किससे दोस्तों, तो आई ड्रोन का संबंध यहाँ पे वैक्सीन डिलीवरी से, यानी कि आई ड्रोन देश में पहली बार ड्रोन की मदद से पहुंचाई जाएगी कोविड वैक्सीन की दवा। तो आप याद रख सकते हैं आई ड्रोन। ठीक है, आई ड्रोन की मदद से वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, किस चीज का, यहाँ पे कोरोना का वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। आई ड्रोन का लॉन्च 4 अक्टूबर 2021 को किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को ड्रोन के जरिए पूर्वोत्तर के दुर्गम इलाकों में, पूर्वोत्तर राज्य जितना भी हम लोग का 7 सिस्टर है जो कि पहाड़ी इलाका है, वहां पे पहुंचना थोड़ा सा दुर्गम हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे ड्रोन के माध्यम से कोविड-19 का टीका को पहुंचाया जाएगा, जिसका नाम यहाँ पे क्या दोस्तों, आई ड्रोन है। ठीक है, चलिए आई ड्रोन को मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया, इस चीज को आप याद कर सकते हैं। और इसे नॉर्थ ईस्ट भारत में लॉन्च किया गया है, जितने भी 7 सिस्टर है। और इसका उपयोग आपका मणिपुर में, नागालैंड में, अंडमान निकोबार में किया जाएगा। और आप इससे पहले तेलंगाना का भी एक कार्यक्रम को देख चुके हैं, जो कि हवाई जहाज से, यहाँ पे हवाई जहाज मतलब ड्रोन के माध्यम से यहाँ पे दवाई पहुंचाने का भी काम को किया जा चुका है। और हरा भरा एरियल शील्डिंग अभियान किसके तहत किया गया दोस्तों,
तेलंगाना अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे। भारत का स्वदेशी ड्रोन सिस्टम क्या है दोस्तों, वो हो जाएगा भारत का स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम हो जाएगा इंद्रजाल। इस चीज को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरॉन ड्रोन भारत को इजराइल से दिया गया है दोस्तों, और हेरॉन ड्रोन जो है भारत और चीन के बीच में ये तैनात होगा। क्वेश्चन पूछेगा हेरॉन क्या है, तो हेरॉन एक तरह का क्या है दोस्तों, ड्रोन है। और ये ड्रोन किसके द्वारा दिया गया है, इजराइल के द्वारा दिया गया है। और ये हेरॉन ड्रोन जो है कहाँ पे तैनात किया जाएगा, भारत और चीन के जो सीमा है वहां पे इस चीज को तैनात किया जाएगा, ताकि वहां पे ये निगरानी रख सके। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य बन चुका है, तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल जो है दोस्तों दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। यानी दालचीनी का जो खेती करेगा वो कौन करेगा, हिमाचल प्रदेश करेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश में दालचीनी की खेती CSIR के हिमालय जैव संसाधन के द्वारा इसको किया जा रहा है। और किस कार्यक्रम के द्वारा किया जा रहा है, पायलट के आधार पर इसको शुरू किया गया है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में दालचीनी की संगठित खेती 29 नवंबर से लेकर 2021 को यहाँ पे शुरू की गई, जिसके अंतर्गत राज्य के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने उन जिलों में पहला पौधा लगाया। दालचीनी की संगठित खेती का महत्व क्या है, तो दालचीनी की संगठित खेती का सफल होने पर व्यावसायिक स्तर पर शुरू किया जाएगा, जिसके तहत दालचीनी की 909 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के आयात में और कमी आएगी। यानी कि हम लोग जो दालचीनी का जो आयात करते हैं दूसरे देशों से, उसमें ये कार्यक्रम को शुरू करने के बाद यहाँ पे पेड़ लगाने के बाद जो 909 करोड़ का, ठीक है, यहाँ पे आयात में कमी आएगी, ताकि हम लोग अपने भारत में ही क्या हो सकेंगे, निर्भर हो सकेंगे। ठीक है, ये खेती CSIR के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। और CSIR का फुल फॉर्म हो जाएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हींग की खेती करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। मेघालय में अदरक का जो इकाई लगाया गया है वो सबसे पहले इसको लगाया गया था। संशोधित रबड़ का पौधा निर्माण केरल ने किया है, किंतु इसे कहाँ पे लगाया गया, असम में इसको लगाया गया। और ई कैबिनेट प्रणाली हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया था। और 100% LPG कनेक्शन वाला राज्य कौन हो जाएगा, हिमाचल हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे निर्माण किया गया है, काजा, यानी कि हिमाचल में इसको लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिशन वसुंधरा कौन सा राज्य का शुरू किया गया है दोस्तों, मिशन वसुंधरा कौन राज्य शुरू किया है तो यहाँ पे हो जाएगा असम। और मिशन वसुंधरा का टैगलाइन है मेरी जमीन मेरा अधिकार। ठीक है, इस चीज को अभी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है दोस्तों, भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान करना। और बोल्ट जो यहाँ पे अभियान था कहाँ पे शुरू किया गया था, उदयपुर में। कहाँ से, राजस्थान से। यानी एक दिन में 5000 से भी ज्यादा बांस का पौधा लगाने का कार्यक्रम बोल्ट अभियान के तहत यहाँ पे किया गया था। और यहाँ पे हो जाएगा IIT बॉम्बे का तरह यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्रोजेक्ट उड़ान, इसको शुरू किया गया है। और इसके तहत यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो इंजीनियरिंग छात्रों जो है लैंग्वेज को लेकर जो दिक्कत आती थी, इंजीनियरिंग करने में जो यहाँ पे इंग्लिश में ही से अभी किताब मिलती थी, तो उस बाधा को, यानी कि भाषा के बाधा को तोड़ते हुए अब यहाँ पे हिंदी यानी इंग्लिश को ट्रांसलेट किया, किस में जाएगा, हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा। और सभी बच्चे यहाँ पे IIT कर सकते हैं। तो इस चीज का कार्यक्रम IIT बॉम्बे के द्वारा यहाँ पे किया गया था। लाल लकीर मिशन योजना पंजाब के द्वारा संपत्ति कार्ड के लेकर में किया गया है। निर्भया एक पहल यूपी सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन हो जाएगा, भटकाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरो अधिकार कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है दोस्तों, तो वो हो जाएगा चिली। ठीक है, न्यूरो टेक्नोलॉजी के द्वारा मानसिक रूप से नियंत्रित करने का अपराध पर मनाही। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, मान लीजिएगा कि आप किसी को गिरफ्तार किए, ठीक है, आप किसी को गिरफ्तार कर लिए और गिरफ्तार करने के बाद आप न्यूरो टेक्नोलॉजी, ठीक है, न्यूरो टेक्नोलॉजी के द्वारा आप जो उसको आप मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, तो वो चीज अब आप नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका जो है अधिकार अब नहीं है। तो ये दुनिया का पहला देश है जो कि चिली देश है, जो कि इस तरह का कानून को यहाँ पे पारित किया है। अब किसी भी आदमी को आप न्यूरो टेक्नोलॉजी के माध्यम से मानसिक रूप से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल आप कर ही नहीं सकते, यानी हिप्नोटाइज आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
चिली और पेरू के सीमा पर आटाकामा क्या है दोस्तों, मरुस्थल है। और पेरू और बोल्विया का टिटिकाका झील यहाँ पे स्थित है, याद रखिएगा। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ हो जाएगा। माउंट कोटापिक्सी इक्वाडोर में स्थित है। और पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है, इस चीज को याद रखिएगा। ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है दोस्तों, फेजेंडा कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 5 अक्टूबर 2021 को भौतिक का नोबेल सम्मान किसको दिया गया? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सभी को यहाँ पे नाम देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 लोगों, 1 2 और ये 3 लोगों को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 5 अक्टूबर 2021 को भौतिक का नोबेल पुरस्कार यहाँ पे 3 लोगों को दिया गया है। और पहला नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाम यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत ही अटपटा है क्योंकि सभी विदेशी नाम है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे सभी नामों को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के पहले सोमवार, और इस बार 4 अक्टूबर को मनाया गया। इसको 1985 से शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य कार्बन मुक्त करना है दोस्तों। ठीक है, और 2021 का थीम क्या हो जाएगा वर्ल्ड हैबिटेट डे का? तो एक्सेलरेट अर्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1922 रियो में किया गया था। और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं पे एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और स्टूडेंट डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा बर्मिंघम यूके में। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिए कि 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ पे किया जाएगा आयोजित? वो हो जाएगा बर्मिंघम में। ठीक है, चलिए आप इस तरह का देख सकते हैं जो कि बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और ये खेल प्रत्येक 4 वर्षों के बाद में होता है। और 2018 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे हुआ था दोस्तों? गोल्ड कोस्ट कहाँ पे है? ये घाना में है, इस चीज को याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हॉकी इंडिया ने भाग नहीं लेगा। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हॉकी इंडिया ने भाग नहीं लेगा। इस चीज का जानकारी कौन दिया? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन दिए? ज्ञानेंद्रो निंगोवाम ने इस चीज का जानकारी दिया है कि कॉमनवेल्थ 2022 में हॉकी इंडिया ने यहाँ पे भाग नहीं लेगा। ठीक है, चलिए एशिया गेम 2018 का आयोजन जकार्ता में हुआ था, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। जबकि फीफा कल 2022 का आयोजन कतर दोहा में होगा। और वहीं पे विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग में होगा। ठीक है, समर ओलंपिक 2022 का आयोजन पेरिस में होगा, जो कि 33वां नंबर का ये क्या है दोस्तों कार्यक्रम है। ठीक है, क्या हो जाएगा? समर ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस में होगा, जो कि 33वां नंबर का ये आयोजन होगा। ठीक है, चलिए भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है दोस्तों? तो सहदेव यादव को यहाँ पे 4 वर्षों के लिए भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष चुना गया, जो कि आप फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? थॉमस बॉक हो जाएंगे, जो कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? सहदेव यादव 4 वर्षों के लिए, जबकि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक हैं। नेक्स्ट, इसका स्थापना ठीक है 23 जून 1894 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? लुसाने में हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं, जबकि कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत की ओर से ओलंपिक में पहला जो पदक है जीती थी। और ये कब जीती थी? 2000 सिडनी ओलंपिक में यहाँ पे जीती थी। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता, जो कि भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं। कौन सा केजी में? 49 केजी वेट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महाबाहु ठीक है ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये हो जाएगा असम में। तो असम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने
महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सांगपो के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का मांजुली द्वीप में स्थित है दोस्तों। यानी मांजुली द्वीप कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। और किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में। और कर्नेंग और लोहित जो है ब्रह्मपुत्र नदी का क्या हो जाएगा? सहायक नदी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भूपेन हजारिका पुल, धोला सादिया पुल लोहित नदी पर ये स्थित है। और लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी का क्या हो जाएगा? सहायक नदी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए ब्रह्मपुत्र नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर स्थित है। और यहाँ पे दूसरा बात हो जाएगा, गंगा नदी का राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, और एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है, तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे सांगपो के नाम से जाना जाता है। और उससे पहले चाइना में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? यारलुंग। ठीक है, और यहाँ पे यारलुंग सांगपो, और तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और भारत में आ जाता है तो वो ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और जब वो कहाँ पे? बांग्लादेश में जाता है तो वो हो जाएगा जमुना। ठीक है, और गंगा नदी जो है भारत में गंगा के नाम से जाना जाती है। और जैसे ही वो बांग्लादेश में चली जाती है उसका नाम हो जाता है क्या? वहां पे नाम हो जाएगा पद्मा। और पद्मा नदी और इधर से यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र यानी जमुना जो बांग्लादेश में बोला जाएगा, दोनों मिलने के बाद में यहाँ पे मेघना नदी मिल करके कहाँ पे गिर जाती है? यहाँ पे समुद्र में ये गिर जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया दोस्तों? रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। हेली नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, रामगंगा। बोलने का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि सबसे पहले इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। उसके बाद क्या बना? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद बना यहाँ पे रामगंगा, यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, चलिए भारत का पहला राष्ट्रीय जो है प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1973 में इसको बनाया गया था। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन है दोस्तों? देहिंग पटकाई हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज को याद रखिएगा। और सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ पे खोला गया है? उत्तराखंड में। और जंगल हीलिंग केंद्र कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पे हो जाएगा? उत्तराखंड में। और काला पानी विवाद किसके किसके बीच में है? इंडिया और नेपाल के बीच में हो जाएगा। और लाइकेन पार्क कहाँ पे हो जाएगा? यूके में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा 2 आदमी को। यहाँ पे हो जाएगा बेंजामिन, ठीक है, लिस्ट, और डेविड WC मैकमिलन। तो यहाँ पे दोनों को ही 2021 का, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नहीं, कि यहाँ पे 2021 का नोबेल जो सम्मान है किसमें? केमिस्ट्री में यहाँ पे दिया गया है। इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय नौसेना के सम्मान में एक ई कार्ड, नो ई केस को लॉन्च किया है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा SBI। यानी SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारतीय नौसेना के सम्मान में एक ई कार्ड यहाँ पे लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नो ई कैश। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछेगा कि यहाँ पे जो भारतीय नौसेना के सम्मान में जो SBI के द्वारा एक नो ई कैश कार्ड को लॉन्च किया गया है, उस कार्ड में किसका फोटो है? तो INS, याद रखिएगा, वो INS विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य, इनका यहाँ पे फोटो को लगाया गया है जो कि हम लोग का सीप है। अब यहाँ पे ये क्यों कार्ड को लॉन्च किया गया है? तो उसका कारण ये है कि जो नेवी का ऑफिसर लोग जो है दोस्तों, पानी में 6-6 महीना जब रहते हैं तो उनको पैसा का, ठीक है, केस का समस्या आता है। अब उतना पैसा तो लेके नहीं ना चलेगा, तो उसी को समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पे SBI के द्वारा यहाँ पे नो ई केस का यहाँ पे क्या किया गया है? कार्ड को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए तो 1806 में कोलकाता बैंक का स्थापना हुआ, 1840 में बॉम्बे बैंक का स्थापना हुआ, जबकि 1843 मद्रास बैंक में यहाँ पे स्थापना किया गया।
और इन तीनों बैंकों को मिलाकर के 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया और इसी इंपीरियल बैंक को, ठीक है, 1955 में राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। और एसबीआई का मुख्यालय मुंबई हो जाएगा और एसबीआई के नए चेयरमैन हो जाएंगे दिनेश खरा, जबकि एसबीआई का टैगलाइन हो जाएगा द बैंकर टू एवरी इंडियन, द बैंकर टू एवरी इंडियंस, यानी सभी भारतीयों का बैंक है कौन? एसबीआई। ये एसबीआई का टैगलाइन है। सिडबी बैंक जो है मुख्यालय कहां पे हो जाएगा दोस्तों? लखनऊ में हो जाएगा। और हाल ही में भूटान ने भीम यूपीआई को भी शुरू किया है और इस चीज भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हाल में भूटान ने किस चीज का यहाँ पे लॉन्च किया है दोस्तों, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा था कि भीम यूपीआई किस देश के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा भूटान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने, ठीक है, किस राज्य सरकार ने किशोर छात्राओं के लिए स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया है? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है दोस्तों, जो कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पे किया गया है। ठीक है, और इसके तहत यहाँ पे देखिए, जब से जगन मोहन रेड्डी आंध्रा के यहाँ पे YS जगन मोहन रेड्डी जो है आंध्रा के यहाँ पे सीएम बने, तब से एक से बढ़कर एक कार्यक्रम को यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं और बहुत अच्छे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके तहत क्या कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के तहत क्या किया जाएगा? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी स्कूल या फिर कॉलेज के छात्राओं को गुणवत्ता युक्त सैनिटरी नैपकिन विदाउट कॉस्ट, यानी बिना पैसे के फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। और एक साल में कितना नैपकिन दिया जाएगा दोस्तों? 120 यहाँ पे नैपकिन दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि हर महीना यहाँ पे कितना 10 नैपकिन जो यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, और इन्हीं कारण से इतना अच्छा कार्यक्रम लॉन्च करने के कारण से राज्य में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का स्कॉच अवार्ड आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, शून्य अभियान नीति आयोग के द्वारा आरंभ किया गया था। कुछ सप्ताह पहले ही हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि शून्य अभियान जो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना और पोल्यूशन फ्री करना। ठीक है, चलिए, भारत का नवीनतम हाईकोर्ट कौन हो जाएगा? अमरावती, 25 नंबर का है दोस्तों। और भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य यहाँ पे भारत का पहला राज्य बना था। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस हो जाएगा कुचिपुड़ी और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया था। स्वच्छ भारत अभियान 2.0 1 अक्टूबर से इसको शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी @75, ठीक है, नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव सम्मेलन सह एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये हो जाएगा लखनऊ। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे और उसी समय यहाँ पे खीरी में यहाँ पे जबरदस्त यहाँ पे निंदनीय घटना वहां पे घटी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे पीएम जो है आजादी @75, यानी कि आजादी का 75 वर्ष होने के कारण, ठीक है, आजादी का 75वीं साल होने के कारण से यहाँ पे पीएम मोदी जो है यहाँ पे नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य बदलाव सम्मेलन यहाँ पे एक्सपो उद्घाटन यहाँ पे किए हैं। किसके तहत? 75वीं, यानी कि भारत के 75वीं आजादी महोत्सव के, ठीक है, कारण। चलिए, यह सम्मेलन कितने दिनों तक चला दोस्तों? 3 दिनों तक चला और इसका थीम क्या था? नया शहरी थीम। फिर से बोल देना चाहता हूं, भारत का आजादी का 75 साल हो गया, इसको किस रूप में मनाया जा रहा है? इसको मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गुजरात में होने वाला है और एरो इंडिया 2021 का आयोजन बेंगलुरु में होगा और डिफेंस एक्सपो 2020 का लखनऊ में हुआ था, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन डिफेंस एक्सपो 2022 आयोजित कहाँ पे होगा? गुजरात में होगा और 21 का बेंगलुरु में हुआ और 20 का कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, अमृत महोत्सव का संबंध किससे है दोस्तों? दांडी यात्रा से है और मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी यूपी के मेरठ शहर में स्थापित होगा। भारत का पहला मेट्रो लखनऊ मेट्रो है जो कि सैनिटाइजेशन के लिए पराबैंगनी किरणों का ये प्रयोग करेगा। भारत का पहला मेट्रो लखनऊ मेट्रो है जो कि सैनिटाइजर करने के लिए किसका उपयोग किया है? पराबैंगनी किरणों का यहाँ पे
उपयोग किया है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ पे दोस्तों? लखनऊ में हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट हो जाएगा। और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट हो जाएगा। ठीक है, आप विजय घाट को यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, 6 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के वार्षिक पुरस्कार में कितने पुरस्कार वितरित किए गए हैं दोस्तों? तो 8 यहाँ पे सम्मान दिया गया है। और सबसे अच्छा खिलाड़ी, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी किसको दिया गया है? का सम्मान यहाँ पे दिया गया दोस्तों हरमनप्रीत सिंह को यहाँ पे दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी गुरजीत कौर हो जाएंगे। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर हॉकी खिलाड़ी हो जाएंगे PR श्रीजेश। ठीक है, वहीं पे सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर हॉकी खिलाड़ी हो जाएंगे सविता पूनिया। जबकि सर्वश्रेष्ठ कोच ग्राहम रीड हो जाएंगे। और पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह हो जाएंगे। और ओलंपिक में भारत ने हॉकी में 41 वर्षों के बाद जो है पदक जीता था। और हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि जो है किसको हराकर ये जीता है? तो वो हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, चलिए, आज से पहले 1980 ईस्वी में जो है क्या वहां पे पदक जीता गया था भारत के द्वारा हॉकी में। लेकिन अब जो है 2021 में यानी कि 41 वर्षों बाद जो है जर्मनी को हरा करके यहाँ पे पदक जीता है भारत हॉकी में। ठीक है, चलिए, भारतीय हॉकी टीम ने अब तक 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। और रानी रामपाल को 2020 में राजीव गांधी का खेल रत्न दिया गया दोस्तों। और राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम बदल दिया गया है। मतलब राजीव गांधी खेल रत्नों का नया नाम रखा गया है और उसका नाम हो गया है अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ठीक है, और भारत में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य में तमोर, पिंगली और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। और इसी से रिलेटेड कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं कि पिंडवाना छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ का पिंडवाना जो है लोक डांस है। ठीक है, और ये लोक अदालत का कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है दोस्तों? छत्तीसगढ़ यहाँ पे हो जाएगा। ऑपरेशन लॉन्च बरातू अभियान छत्तीसगढ़ के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया था। दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान रूस की सहायता से भिलाई लो इस्पात की स्थापना छत्तीसगढ़ में की गई थी। याद रखिएगा, दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान रूस की सहायता से, किसकी सहायता से? रूस की सहायता से भिलाई लो इस्पात का स्थापना छत्तीसगढ़ में इसको किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। किस राज्य में देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बनाया जा रहा है दोस्तों? तो वो हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु में। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि तमिलनाडु में वर्टिकल लिफ्ट जो पुल है उसको यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इस तरह का, देखिए, और ये न्यू पंबन पुल हो जाएगा दोस्तों जिसका लंबाई हो जाएगा 2.07 किलोमीटर। देख रहे हैं, ये जो लंबाई है 2.7 किलोमीटर, 2.07 किलोमीटर इसको लंबा बनाया जा रहा है। और ये रामेश्वरम और धनुषकोडी को ये जोड़ेगा। अब पूछिएगा दोस्तों कि यहाँ पे जो रेलवे पुल है, ठीक है, ये जो रेलवे पुल है जब समुद्र में यहाँ पे जब नाव जब आएगा, नाव बोले तो यहाँ पे शिप सब आएगा तो कैसे ये पार करेगा? तो यहाँ पे जैसे ही नाव सब आएगा, शिप सब आएगा, तो इस जगह से ऑटोमेटिकली ये ऊंचा उठ जाएगा। ठीक है, और ऊंचा उठने के बाद जो है शिप पार हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है यहाँ से ये फिर से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। नए पंबन ब्रिज का निर्माण रेलवे विकास निगम लिमिटेड द्वारा कर रहा है और ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होगा जो कि नया पुराने पंबन ब्रिज के समांतर बनाया जा रहा है। यानी कि पुराना जो पंबन पुल था दोस्तों उसी के सीधे में यहाँ पे नया अभी जो पंबन पुल बनाया जा रहा है और उसका लंबाई हो जाएगा 2.07 किलोमीटर। ठीक है, और ये धनुषकोडी को रामेश्वरम से जोड़ने का कार्य करेगा। ठीक है, टोटल लंबाई 2.07 किलोमीटर और रामेश्वरम से इसको धनुषकोडी को जोड़ने का काम करेगा और इसमें टोटल 280 करोड़ रुपए का ये खर्च आएगा। ठीक है, चलिए, और इसका नाम हो जाएगा नया वर्टिकल लिफ्ट पंबन ब्रिज। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा।
जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये पुराना वाला पंबन पुल है और ये नया काम अभी जारी है। ठीक है, चलिए। मेटूर बांध और कृष्ण सागर बांध कहाँ पे दोस्तों? कावेरी नदी में, जो कर्नाटक में है। ठीक है, सॉरी, मेटूर बांध आपका हो जाएगा कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, और आपका कृष्ण सागर बांध जो है दोस्तों वो कर्नाटक में है, कावेरी नदी में, लेकिन दोनों ही आपका कावेरी नदी में। ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बतूर को बोला जाता है, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोला जाएगा, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाएगा। ठीक है, वहीं बात करें हम लोग बृहदेश्वर मंदिर को, द ग्रेट चोला टेम्पल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण जो चोला वंश ने यहाँ पे किया था। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, और इस चीज को भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं, जो कि राष्ट्रीय डुगोंग ये है, तमिलनाडु में इसका स्थापना किया जा रहा है। संरक्षण केंद्र खोला जाएगा और इसको हम लोग समुद्री गाय के भी नाम से जानते हैं। मदुरई जो है वैगै नदी के किनारे है दोस्तों, और मीनाक्षी मंदिर मदुरई में ये स्थित है। ठीक है, जो कि ये बहुत ही विशाल मंदिर है और बहुत ही ये फेमस मंदिर है। ठीक है, ठीक है, चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में Q4 में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो वो हो जाएगा यहाँ पे 90वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, भारत में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2021 में Q4 में भारत का स्थान 90 नंबर यहाँ पे हो जाएगा, और पहले स्थान में जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से है, और सबसे अंतिम स्थान में हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे Q1 Q2 Q3, ठीक है, और ये Q4 क्या है इस चीज को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे Q का मतलब हो जाएगा क्वार्टर, और क्वार्टर का मतलब हो जाता है आपका 4 महीना में, यानी साल भर में 3 बार जो है दोस्तों यहाँ पे ये रेट निकलता है, ये जारी होता है, सूचकांक जारी होता है। ठीक है, जो कि कौन सा देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, तो इससे क्या फायदा होने वाला है, यानी कोई भी देश, ठीक है, कोई भी देश किसी दूसरे देश को आने के, अपने देश में आने देना चाहता है या नहीं देना चाहता है, तो इसी चीज पर यह निर्भर करता है कि उसका पासपोर्ट इंडेक्स कितना मजबूत है। तो पहला क्वार्टर में भारत का स्थान था 50वां, दूसरा क्वार्टर में आता है स्थान था 84वां, और तीसरा क्वार्टर में भारत का स्थान जो है गिर के हो चुका है 90। तो धीरे धीरे जो है भारत का पासपोर्ट जो इंडेक्स है वो धीरे धीरे गिर रहा है, यानी पासपोर्ट जो मजबूती जो है वो धीरे धीरे गिर रहा है, और कहीं ना कहीं इसका कारण है कोरोना भी हो सकता है। और जापान सबसे पहले स्थान पे दोस्तों यहाँ पे, यानी जापान को दुनिया में किसी भी देश में जाने के लिए यहाँ पे परमिशन ऑलरेडी है, क्योंकि उसका पासपोर्ट यहाँ पे बहुत ही मजबूत है। ठीक है दोस्तों, चलिए विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 139 है, जबकि पाकिस्तान का यहाँ पे हो जाएगा 105, जो कि थोड़ा सा गलत लगता है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों? 140वां। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान हो जाएगा चौथा, यानी कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सैन्य शक्ति में, किस शक्ति में? यानी कि सैन्य शक्ति में भारत जो है चौथा स्थान में, इस चीज को याद रखिएगा। पहला हो जाएगा कौन दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा अमेरिका, दूसरा स्थान में हो जाएगा रूस, तीसरा स्थान में हो जाएगा चाइना, और चौथा स्थान में हो जाएगा यहाँ पे भारत। ठीक है, लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 53 नंबर का यह स्थान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अक्टूबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एवं ओपेरल पार्क मित्रा पार्क के निर्माण की मंजूरी दी है? तो वो हो जाएगा कुल टेक्सटाइल 7 पार्क। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। चलिए 21 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, बनेंगे 7 टेक्सटाइल पार्क, पीएम मित्रा स्कीम को हरी झंडी। अब यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क खुलेगा, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे कपड़ा लता से जितना भी रिलेटेड है वो सभी यहाँ पे देखा जाएगा। तो मित्रा पार्क से टेक्सटाइल सेक्टर में आएगा बड़ा निवेश, और इसकी मदद से निर्यात में मिलेगी मदद। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्सटाइल के क्षेत्र में निवेश होने की संभावना है। 7 इन्वेस्टमेंट पार्क तैयार किए गए हैं। ठीक है, मित्रा स्कीम के तहत पूरे देश में 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क तैयार किए जाएंगे, और टेक्सटाइल मेगा पार्क करीबन 4500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और इससे टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में बहुत बड़ी क्रांति आएगी।
तो यहाँ पे जो पीयूष गोयल जी ने कपड़ा उद्योग मंत्री निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 7 प्रमुख फैसले के लिए ये मंजूरी दे दी है और इसमें से 6 फैसले पहले ही किए जा चुके हैं। कैबिनेट ने अब तक मित्र शक्ति को भी मुहर लगा दी गई है। मतलब सीधा सा बात है, 7 इन्वेस्टमेंट पार्क तैयार किया जाएगा और इसके तहत यहाँ पे कपड़ा बनाने का कार्य किया जाएगा। ये सीधा सा बात है। चलिए, एक पार्क की लागत 1700 करोड़ है। 7 टेक्सटाइल पार्क के लिए 10 राज्यों में इंस्टेट दिखाया गया है और इस पार्क से तैयार होने पर 7 लाख डायरेक्ट और 14 लाख डायरेक्ट रोजगार पैदा होंगे। ठीक है, इस तरीके के यहाँ पे देख सकते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भारत के कुल कितनी है? 40 धरोहर है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भारत के कुल 32 संस्कृति धरोहर है, जबकि हेरिटेज शहर अहमदाबाद और जयपुर है दोस्तों। और नेचुरल धरोहर जो है 7 है उनमें से, और मिश्रित धरोहर 1 हो जाएगा। भारत का नवीनतम धरोहर धौलावीरा है यूनेस्को में, और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे होगा? पेरिस में हो जाएगा। इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है दोस्तों? तो उनका नाम हो जाएगा अंशु मलिक जो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत की शान, आन बान शान अंशु मलिक, जो कि विश्व कुश्ती चैंपियन 2021 में फाइनल में ये जगह बनाई है। ये चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है दोस्तों? नॉर्वे ओस्लो में हो रहा है और अंशु मलिक हरियाणा की रहने वाली है। और पहले भारतीय सुशील कुमार है जो कि विश्व चैंपियनशिप 2000 गोल्ड में यहाँ पे गोल्ड जीत चुके हैं 2010 में। ओलंपिक में 2 पदक 2008 बीजिंग कांस्य और 2012 में लंदन में सिल्वर पदक जीतने वाले भी कौन है दोस्तों? यहाँ पे सुशील कुमार ही है। लेकिन यहाँ पे भारत की तरफ से पहली महिला खिलाड़ी जो कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंची है, उनका नाम हो जाएगा अंशु मलिक। ठीक है, हरियाणा की रहने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को देख लेते हैं दोस्तों। मनिका बत्रा टेबल टेनिस हो जाएगा, जो कि टेबल टेनिस है। भवानी देवी तलवारबाजी से हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से हो जाएगा, ये रिलेटेड है। और मरियप्पन थंगावेलु हाई जंपर है। रानी रामपाल हॉकी खिलाड़ी है और नेत्र कुमनन नाविक है और मीराबाई चानू भारोत्तोलन है। ठीक है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। लोलिन बोरगोवन बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मॉस्क्यूरिक्स, ठीक है, वैक्सीन किस रोग की पहली वैक्सीन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा मलेरिया। ठीक है, यानी कि मलेरिया को दवा को हरी झंडी मिल चुकी है और ये मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन किस रोग की पहली वैक्सीन है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया। अब इस दवा को जो है मलेरिया को दवा को जो है WHO ने क्या कर दी है? मान्यता दे दी गई है। और मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण यहाँ पे होता है। ठीक है, अब दुनिया को मलेरिया वैक्सीन दुनिया को 60 साल बाद मिली पहली मलेरिया वैक्सीन भारत के लिए जगी उम्मीद। यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि कोरोना को वैक्सीन जो है पिछले 6 महीने में इस दवा को यहाँ पे वैक्सीन को निजात कर दिया गया। कोरोना वैक्सीन को 6 महीना में इसको निजात कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे देखिए WHO के द्वारा यहाँ पे मान्यता देने से इस चीज को रोक के रखा गया था। ठीक है, जो कि 60 साल के बाद मिला है इसको मलेरिया वैक्सीन। हर साल मलेरिया में लाखों लोगों की जान चली जाती है। अफ्रीका देशों में बच्चों को इसका सबसे बड़ा शिकार बनता है और दशकों से चल रही रिसर्च के बाद जो है आखिरकार WHO ने पहली बार मलेरिया वैक्सीन का इस्तेमाल पर मुहर लगा दी है। अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं सर, आप बोल सकते हैं कि सर हम लोग के तरफ जो मच्छर काटता है तो आदमी नहीं मरता है। देखिए यहाँ पे मलेरिया का यहाँ पे 5 प्रजाति है। ठीक है, मलेरिया का जो है 5 प्रजाति है और उस प्रजाति खतरनाक जो है वो आपका साउथ अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। और वो सब जितना भी एरिया है अगल बगल में जितना भी देश है सभी को यहाँ पे मच्छर का काटने से ही यानी कि मलेरिया होने से ही वो मरते हैं। तो करीबन करीबन हर साल 4 लाख से ज्यादा जो है यहाँ पे अफ्रीका में ही, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं जो मलेरिया रोगी यहाँ पे अपना दम तोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पे सहायता होगा ये दवा आने से। आखिर यहाँ पे हम लोग जानेंगे दोस्तों कि मलेरिया फैलता है। ठीक है, तो कैसे फैलता है? तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम फेलोसियरियम पैरासाइट से फैलता है। ठीक है, और यह एनोफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, और इस चीज को भी यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ये खून में चला जाता है, खून में जाने के बाद ये प्लाज्मोडियम में चला जाता है और फिर वो अपने अंदरूनी शक्ति को जो यहाँ पे लोगों का जो अंदरूनी शक्ति जीवन चक्र है वो धीरे धीरे कम होते जाता है
और ये मादा मच्छर एनाफिलिस मादा मच्छर के काटने से ये होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। भारत मलेरिया मुक्त 2030 तक हो जाएगा। मलेरिया मच्छर एनाफिलिस के काटने से होता है, मलेरिया मादा एनाफिलिस के काटने से होता है। और मलेरिया का जो दवा है दोस्तों सिनकोना पेड़ का छाल से बनाया जाता है और इस दवा का नाम हो जाएगा कुनेन। ठीक है, चलिए विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस चीज को भी याद रखिएगा। साहित्य में 2021 का नोबेल सम्मान जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे नाम देख लीजिएगा, यहाँ पे ठीक है, अपने हिसाब से नाम देख लीजिएगा। 2021 का साहित्य का नोबेल सम्मान इनको दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला पहला ई फिश मार्केटिंग ऐप फिश वाले लॉन्च किया गया है? असम के द्वारा, यानी कि फिश वाला एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इसके तहत आपको यहाँ पे मछली को ऑर्डर करने में सुविधा होगा और ई शांता पोर्टल का संबंध समुद्री उत्पाद को बेचने से है दोस्तों। ठीक है, और जुडिमा राइस का वाइन असम को जीआई टैग मिला है। मछली केटली मछली को सिक्किम में अपना राष्ट्रीय मछली घोषित किया है दोस्तों। केटली मछली को सिक्किम ने अपना राष्ट्रीय मछली घोषित किया है। ठीक है, सिस्टूरा हिरण्यकेशु महाराष्ट्र के असम अम्बोली एरिया में नए प्रजाति का मछली पाया गया है। ठीक है, और इस सिस्टूरा हिरण्यकेशी मछली को खोजने यानी कि बाल ठाकरे, ठीक है, यानी कि राज ठाकरे का बेटे, ठीक है, उनके द्वारा यहाँ पे अब खोजा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए डाबर बैंक मछली उत्पादन के लिए फेमस है, जो कि इंग्लिश चैनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया के लिए अपने नवीनतम आर्थिक उद्यान वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 8.3%, ये परसेंटेज 8.3% जो है 21-22 का जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है। कौन दोस्तों? यहाँ पे विश्व बैंक। ठीक है, एयरफोर्स दिवस हम लोग मनाते हैं 8 अक्टूबर को और इसका एयरफोर्स जो है इसका हम लोग आदर्श वाक्य है नभ स्पर्शम दीप्तम, यानी कि इंग्लिश में हो जाएगा टच दी स्काई विथ ग्लोरी। ठीक है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। घाना 2023 में पहली बार अफ्रीकन पैरा ओलंपिक खेल क्या करेगा? मेजबानी करने वाला है। यानी घाना जो है 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों का क्या करने वाला है दोस्तों? मेजबानी करने वाला। इस चीज को भी याद रखिएगा। और अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए रूस टीम हुई रवाना। कहाँ पे फिल्म का शूटिंग किया जाएगा? अंतरिक्ष में किया जाएगा। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अंतरिक्ष में बनेगी पहली फिल्म। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शूटिंग के लिए रवाना हुई रूसी एक्ट्रेस समेत पूरी टीम। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अंतरिक्ष में दुनिया की पहली फिल्म की शूटिंग द चैलेंज यहाँ पे शूटिंग होने वाली है दोस्तों। फिल्म का नाम है द चैलेंज। ठीक है, और ये रूसी फिल्म है और रूसी अभिनेत्री और निर्देशक मंगलवार को अंतरिक्ष अपने सफर पर रवाना हुए। अभिनेत्री याद रखिएगा यूलिया पेरेसिल्ड। ठीक है, और निर्देशक का नाम है दोस्तों किलिम शिपेंस्को। ठीक है, और यहाँ पे जो जिस स्पेस क्राफ्ट से गए हैं उनका नाम हो जाएगा सोयूज। तो इस तरीके का भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है ना, और कहाँ से उड़े हैं उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहां से? रूस से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टीकाकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्या मिशन शुरू किया है दोस्तों? यहाँ पे होगा कवच कुंडल मिशन जो है यहाँ पे शुरू किया गया है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। हाल ही में भथुकामा उत्सव तेलंगाना के द्वारा मनाया गया है और टाटा समूह ने एयर इंडिया के लिए बोली जीत ली है। यानी भारत सरकार ने जो यहाँ पे बोली लगाई थी क्या? टाटा एयरलाइंस का, तो टाटा समूह ने एयर इंडिया का जो है यहाँ पे बोली को जीत लिया है। ठीक है, और हाल ही में 2021 का शांति जो सम्मान दिया गया है, शांति का नोबेल सम्मान दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे मारिया रिसा एंड रशियन जर्नलिस्ट डिमित्री क्या मुरातोव। ठीक है, अपने हिसाब से नाम देख लीजिएगा क्योंकि ये सब सभी विदेशी नाम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो वो हो जाएगा पीएल हरंद। ठीक है, चलिए, और भारत और यूके के बीच में उत्तराखंड में, ठीक है, जॉइंट यूएस जॉइंट एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है दोस्तों? यहाँ पे क्या हो जाएगा? अजय वारियर। तो अजय वारियर का जो छठा संस्करण भारत और यूके के बीच में उत्तराखंड में यहाँ पे एक्सरसाइज चालू हो गया है। ठीक है, चलिए, और जो 13 नंबर का जो
वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय G20 का जो सम्मेलन है दोस्तों, उसका भारत की ओर से यहाँ पे कौन प्रतिनिधित्व करने वाली है? निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण किताब को देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आज का सबसे इंपॉर्टेंट किताब हो जाएगा सुरेश रैना जी का द बिलीव, इनका अपना ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, और सचिन तेंदुलकर का किताब हो जाएगा प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट किताब की ओर चलते हैं, अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, किनका है? सौरभ गांगुली जी का है। वहीं हम लोग वीवीएस लक्ष्मण का बात करें तो 281 एंड बियॉन्ड का हो जाएगा। एंड द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो किताब है ये किनका हो जाएगा? ये हो जाएगा युवराज सिंह का। वहीं पे बात करें मास्टरमाइंड, किनका किताब है दोस्तों? विश्वनाथन आनंद जी का। ठीक है, चलिए आई एम नो मसीहा किनका किताब है? यहाँ पे सोनू सूद का हो जाएगा। जबकि अनुपम खेर का किताब हो जाएगा योर बेस्ट डे इज टुडे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट किताब को भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, विंग्स ऑफ फायर, ऑटोबायोग्राफी है एपीजे अब्दुल कलाम जी का। ठीक है, वहीं हम लोग बात करेंगे एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये किनका किताब है दोस्तों? डेविड डायोब जी का। ठीक है, और द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग किताब है लुकास जी का यहाँ पे। ठीक है, वही बात करें हम लोग गीता राइस किसका किताब है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, और मेरी 51 कविताएं किनका किताब है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का। वहीं बात करें हम लोग सूगी वेन का, तो डगलस स्टोर्ड का किताब है। वहीं बात करते हैं हम लोग द फ्यूचर ऑफ इंडिया का, तो बिमल जलान का किताब हो जाएगा। जबकि बात करें हम लोग द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का, तो अरुंधति रॉय का किताब हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग द व्हाइट टाइगर का, तो ये किताब हो जाएगा किनका? हेमेस्टर बुक हो जाएगा यहाँ पे। और इस किताब को 2008 में क्या मैन बुकर जो सम्मान है वो यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बुक हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा पाटलिपुत्र की समाग्री, यहाँ पे शरद पगारे और 30वां यानी 30वां सम्मान व्यास सम्मान से इस किताब को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। ठीक है, कास्ट यहाँ पे हो जाएगा बी आर अम्बेडकर जी का। ठीक है, चलिए और शरद पगारे पाटलिपुत्र की सामग्री अभी हम लोग यहाँ पे देखे दोस्तों, और कास्ट को भी देख चुके हैं बी आर अम्बेडकर जी का। और द ग्रेट इंडियन नोबेल शशि थरूर जी का ये बुक है। वहीं पे बात करें हम लोग वुहान डायरी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे फांग फांग का ये किताब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर इस सेशन का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल यानी कि टेलीग्राम ग्रुप विकास ऑनलाइन एजुकेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज का सेशन अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।